नमस्कार प्यारे बच्चों, मेरा नाम है केशव शर्मा और हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10 का अपना पहला अध्याय वास्तविक संख्याएं। और वास्तविक संख्याओं की आज की कक्षा में हम बात करेंगे प्रश्नावली 1.1 की। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं और देखते हैं हमारा पहला सवाल हमसे क्या कहता है। सवाल कहता है हमसे कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो हमें क्या करना है भाई, जो हमें संख्या दे रखी होगी उनको हमें अभाज्य गुणनखंड करना है। अब अभाज्य गुणनखंड किस प्रकार करते हैं ये हमने पहले सीखा है। हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 140, फिर इस तरह बनाएंगे। अब 140 में सबसे पहले ये देखेंगे कि किस अभाज्य संख्या का भाग जाता है। तो 140 में हमें पता है कि पीछे 0 आ रहा है और मैंने बताया था जिसके पीछे संख्या के पीछे 0, 2, 4, 6 और 8 इनमें से कोई भी संख्या आती है तो हम 2 का भाग दे सकते हैं। तो अब यहाँ पे हम जिसका भाग देते हैं उसको यहाँ पे लिख देंगे। तो यानी 2 का भाग हम किस में देंगे भाई, 140 में। अब 140 में 2 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, तो 2 का भाग दिया 14 में तो 7 बार और 0 में 0 बार, तो यहाँ पे आ जाएगा 70। यानी 2 का भाग 140 में 70 बार गया। अब हम वापस सोचेंगे कि 70 में किसका भाग जाएगा, तो पीछे 2 आ रहा है तो यानी बिल्कुल 2 का भाग जाएगा। अब यहाँ पे 2 का भाग 70 में देंगे तो कितनी बार जाएगा, तो हम देखते हैं 2 का भाग 7 में जाएगा 3 बार, कितना आएगा 6 आएगा, और फिर 10 में 5 बार। अब ये अगर तुम्हें डायरेक्ट समझ में नहीं आता है तो टेंशन की बात नहीं है, तुम इस तरह से कर सकते हो कि भाई 2 का भाग 70 में दिया तो 2 का भाग जब 7 में देंगे तो पहले जाएगा 3 बार, कितना आएगा 6, तो 7 माइनस 6 1 होता है, तो यहां लिख देंगे 1 और आ जाएगा भाई अपना 0। अब बन गया ये 10, और 10 में कितनी बार जाएगा 5 बार, तो यहां पे हम कह देंगे कि 2 का भाग 10 में 5 बार गया और 0, और ये आ गया अपने पास 35। अब 35 में किसका भाग जाएगा, तो हमें 5 का पहाड़ आता है, 7 गुणा 5 यानी 7 तो 5 35 होता है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे भाई 5 का जाएगा 35 में 7 बार और 7 में 7 का 1 बार। तो इस प्रकार हम देखते हैं 140 का हमने अभाज्य गुणनखंड लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, इनका अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिख देंगे। बात समझ में आ गई, तो हम इसको लिखेंगे कि भाई जो अपना 140 है वो किसके बराबर है, 2 गुणा 2, 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7 गुणा 5 गुणा 7। हम चाहे तो इसको 140 बराबर 2 गुणा 2 है, यानी 2 कितनी बार गुना हो रहा है, 2 बार, तो यहाँ नहीं, यहाँ पे हम लिख देंगे 2 की घात 2, यानी 2 2 बार गुणा हो रहा है, गुणा 5 और गुणा 7। बस इतनी सी बात है, और ये हमारा यहाँ पे सवाल क्या हो गया भाई, सोल्व हो गया। इसका दूसरा सवाल हमसे क्या कहता है, देखते हैं। 156 का अभाज्य गुणनखंड। तो 156 का तो बड़ा ही आसान है, क्या करेंगे, यहाँ पे 156 लिखेंगे, इस तरह बनाएंगे, और पीछे 6 आ रहा है, तो मैंने बताया था जिस संख्या के पीछे अंत में या इकाई संख्या पर 0, 2, 4, 6 और 8 में से कोई भी संख्या है तो बेझिझक उसमें 2 का भाग जाएगा ही जाएगा। तो यहाँ पे हम 2 का भाग देते हैं, तो 2 का भाग देंगे 156 में, तो किस प्रकार देंगे, तो 2 का भाग 156 में हम देते हैं। तो भाई 2 का भाग 1 में तो जाएगा नहीं, 15 में जाएगा। 15 में कितनी बार, तो 15 से छोटा 7 बार में 14 आता है अपने पास, तो 7 बार गया 14 आया, 1 बचा 6, 16। अब 16 में कितनी बार जाएगा, तो 16 में हम देखते हैं यहाँ पे 8 बार भाग जाता है, तो 8 बार देंगे तो 16 और 16 माइनस 16 0, तो 78 आ गया अपने पास, तो हम लिख देंगे 78। अब 78 में पीछे कितना है, पीछे है 8, यानी वापस किसका भाग चला जाएगा, यानी सर यहाँ पे वापस चला जाएगा अपना 2 का भाग। बिल्कुल सही बात है, हम 2 का भाग यहाँ वापस दे देंगे, तो हम देते हैं 2 का भाग 78 के अंदर। अब देखो 7 में कितनी बार जाएगा भाई, 7 में जाएगा सर 3 बार, हाँ, तो आ जाएगा 6, कितना बचेगा 1 और 8 18, और 18 में 9 बार, तो दे दो 9 बार, तो हम क्या देख रहे हैं यहाँ 18 और 0, यानी कितनी बार गया 39 39 बार। तो 2 का भाग जब हम 18 में देते हैं तो 39 बार जाता है। अब पीछे 9 है और इस संख्या में हमें पता है 2 का भाग तो नहीं जाएगा, फिर 2 के आगे की अभाज्य संख्या
3 है तो 3 में 3 का देखो, 3 का 39 में साफ साफ दिख रहा है, 3 का 3 में एक बार और 3 का 9 में 3 बार जाएगा। तो यहां से हम क्या करते हैं भाई, 3 का भाग दे देते हैं, 3 का 3 में एक बार, 3 का 39 में 3 बार, तो भाई 13, और 13 का पहाड़ा अगर आता है तो 13 गुणा 3 यानी 13 39 होता है। हो गया। अब यहां से 13 का 13 में एक बार हो गया, तो अपने पास 156 के अभाज्य गुणनखंड के रूप में आ गया। अब इसी को हम लिख देते हैं, तो हम लिखेंगे तो 156 जो अपना होगा वो हो जाएगा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 13, इस प्रकार। और अगर इसको घात के रूप में लिखना हो तो किस प्रकार लिखेंगे, तो हम इसको लिख देंगे कि 156 जो है अपना 2 गुणा 2 यानी 2 की घात 2 गुणा 3 गुणा 13, और इस प्रकार। ये अपना 156 का आंसर हो गया। अगला सवाल देखते हैं अपना क्या कहता है। अपना अगला सवाल है 3825। तो सबसे पहले तो हम इसको लिखेंगे अच्छे से, 3825 को। अब भाई हमें पता है इसमें 2 का भाग नहीं जाएगा, तो किसका जाएगा सर? अब देखो 3 का भाग कैसे पता करते हैं, पहले इस पे बात कर लेते हैं। यदि मैं इन सभी संख्याओं को जोड़ूं और इनके जोड़ने पर जो संख्या प्राप्त होती है उसमें 3 का भाग जाए, तो इस संख्या में 3 का भाग जाएगा। किस प्रकार समझते हैं। अपने पास है 3, इसमें मैंने जोड़ा 8 को, इसमें जोड़ा 2 और इस पे जोड़ा 5। इन सभी संख्याओं को जोड़ो, तो जोड़ते हैं तो 8 और 3 11, 11 और 2 तो 11 और 2 13, 13 और 5 18, यह हो गया 18। क्या 18 में 3 का भाग जाता है? तो हम कहेंगे हाँ सर, 18 में तो 3 का भाग जाता है। तो इसका मतलब ये है कि इस संख्या में भी 3 का भाग जाएगा ही जाएगा। बात समझ में आ गई? तो इसका मतलब हम क्या करेंगे, यहाँ पे 3 का भाग दे देंगे। तो हम करते हैं 3 का भाग देते हैं 3825 में। तो यहाँ पे हम देंगे तो सबसे पहले हम देखते हैं 3 में जाएगा एक बार में, तो 3 माइनस 3 0 और 8। अब 8 में कितनी बार में जाएगा भाई? 2 बार में जाएगा। 3 दूनी 6 होता है ना, तो 2 बार में गया। 6 माइनस 8 माइनस 6 2 बचा, 2 आ गया। अब 22 में कितनी बार? 22 में जाएगा सर 7 बार में, 7 या 21 होता है बिल्कुल। तो 1 आ गया और 15 फिर कितनी बार? 5 बार में, और 15 माइनस 15 0, तो यहाँ पे 1275 बार। तो 3 का भाग दिया 1275, 1275 बार। यहां तक बात समझ में आ गई अच्छे से। अब हम देखते हैं भाई 1275 में किसका भाग जाएगा, ये हम देख लेते हैं। तो 1275 में 2 का तो नहीं जाएगा, ये कंफर्म है। अब 3 का जाएगा नहीं जाएगा, इसको जोड़ के पता चलेगा। देखो 7 और 2 9, 9 और 1 10, 10 और 5 15, और 15 में 3 का भाग पूरा पूरा जाता है। इसका मतलब इस संख्या में भी 3 का भाग पूरा पूरा जाएगा। तो यहाँ पे हम 3 का भाग दे देते हैं। अब थोड़ा सा डायरेक्ट देते हैं, तो डायरेक्ट देते हैं तो यहाँ पे हम देखते हैं 12 है, और 12 में 3 का भाग 4 बार जाता है। तो सबसे पहले तो इस 12 के लिए हम यहाँ 4 लिख देंगे, ठीक है। अब 7 में तो पूरा पूरा नहीं जाएगा, तो सोचो 7 में नहीं जाएगा तो 7 से छोटी संख्या 6 आती है, कितनी बार में? 2 बार में। तो यहाँ लिख देंगे भाई 2 बार में आती है। अब 7 में से 6 को घटाओ, तो हम देखते हैं कि 1 बचता है। अब उस 1 के 5 जो 1 बचा उसके पास 5 को लाके रख दो, तो कितने हो गए? 15। और 15 में किसका भाग जाता है? 3 का भाग। कितनी बार में? 5 बार में। हो गया 425। तो ये लो आंसर आ गया। इस प्रकार डायरेक्ट सोचना भी आराम से सोच सकते हैं, इजी है, प्रैक्टिस करोगे तो आराम से आ जाएगा, ठीक है। अब 425 की बात करें तो 425 में हम देखते हैं, इसको जोड़ो, 4 और 2 6, और 6 और 5 11। क्या 11 में 3 का भाग जाता है? नहीं सर, नहीं जाता। तो 11 में 3 का भाग नहीं जाता है, तो आगे देखो। अब आगे है पीछे 5, तो आप ध्यान रखना जिस संख्या के पीछे 0 और 5 आ जाए, कौन कौन सी संख्या है? 0 और 5, तो उस संख्या में 5 का भाग पक्का डेफिनेटली 100% जाता है। बात समझ में आई? तो यहाँ पे 5 का भाग आ रहा है तो जाएगा सर, इसमें भी जा सकता था। हाँ जा सकता था, इसमें भी जा सकता था, लेकिन इसमें पहले 3 का जा रहा था तो हमने 3 का दे दिया। अब इसमें 3 का नहीं जा रहा है तो हम किसका भाग देंगे भाई? 5 का। यहाँ पे हम 5 का भाग देते हैं तो हम क्या देखेंगे? 42 है, 42 से छोटा 40 आता है, कितनी बार में? 8 बार में। तो हम यहाँ लिख देंगे भाई 8 बार में आते हो आप 40।
अब 42 में से 40 को माइनस किया तो कितने बचे? देखो यहाँ है अपने पास 42, इसमें से हमने माइनस किया 40 तो बचा 2। अब 2 के पास इस 5 को लाके रख दिया तो हो गया 25, और 25 में कितनी भाग जाएगा 5 का? 5 बारी। तो यहां हमने लिख दिया भाई 5, तो 5 हम 25, तो अपने पास आ गया 85। तो भाई यहाँ पे हमने 5 का भाग दे दिया 425 में। अब 85 में सोचते हैं तो पीछे 5 आ रहा है, तो वापस किसका भाग चला जाएगा? 5 का भाग जाएगा। 5 का भाग 8 में जाएगा सर कितनी बार में? एक बार में। तो हम यहाँ पे 5 का भाग दे देते हैं, एक बार में जाएगा। बचे कितने? तो हमने कहा सर 5, 8 में से 5 गया तो 3 बचे, और वो 5 हम यहाँ लिख देंगे तो हो गया 35। और 35 में 5 का भाग 7 बार में जाता है, 7 तो 5 35 होता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे भाई? 7 लिख देंगे तो 17, और 17 का 17 में एक बार। तो यहाँ पे हम देखते हैं हमने बड़े ही आसानी से 3825 का अभाज्य गुणनखंड कर दिया। बस इसको अब गुणनफल के रूप में लिखना है, तो भाई आराम से लिख देते हैं। हम क्या लिखेंगे यहाँ पे कि हम 3825 अपने पास ये संख्या है, अब इसको क्या लिखेंगे? 3 गुणा 3, 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 17। इसको अगर हमें घात के रूप में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? 3825 बराबर 3 गुणा 3 यानी 3 की घात 2, बिल्कुल यहाँ पे 5 की घात 2 गुणा 17, और इस प्रकार हम इसको आसानी से लिख सकते हैं। अच्छे से बात समझ में आ गई? अगला सवाल हमसे क्या कहता है देखते हैं। भाई हर एक सवाल हमें कुछ नया सिखाता है, ये सवाल भी हमें कुछ नया सिखाएगा। जैसे पिछले सवाल में हमने देखा था कि भाई 3 का भाग कैसे जाएगा, 5 का भाग कैसे जाएगा, ये चीजें सीखी थी। ये भी सवाल कुछ नया सिखाएगा, हर सवाल हमें कुछ नई बात सिखाता है। 5005, अब 5005 में पहले देखो 2 का तो बिल्कुल नहीं जाएगा सर भाग, बिल्कुल। क्या 3 का जाएगा? तो देखते हैं, 5 + 5 10, और 10 में 3 का भाग नहीं जाता है, इसका मतलब सर 3 का भाग भी नहीं जाएगा। अब 5 का जाएगा सर, क्योंकि इस संख्या के अंत में 5 है, तो आसानी से दिख रहा है कि भाई 5 का भाग जाएगा। 5 का भाग 5 में एक बार, 0 0, और 5 का 5 में एक बार। अब यहाँ पे देखते हैं तो भाई 5 का नहीं जाएगा, 1 + 1 2, 3 का भी नहीं जाएगा, तो 5 के बाद 7 आता है। क्या 7 का भाग जाएगा? देखते हैं। तो 1001 में 7 का भाग देख के देखते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं 7 एकम 7 आएगा, तो 30 बच जाएगा। अब देखो 7 का 30 से छोटा, तो 7 चौक 28 होता है, तो यहाँ पे 4 बार में 28, और माइनस करेंगे 2 और फिर 1 21, और 21 में 3 बार, तो ये हो जाएगा 3, तो हो गया 21 - 21 0, तो यानी 7 का भाग गया यहाँ पे 143 टाइम्स। ठीक है सर, 143 बार। अब 143 में किसका भाग जाएगा देखते हैं। 4 और 3 7 और 1 8, 8 में 3 का भाग नहीं जाता, तो नहीं जाएगा। ठीक है, 2 का भी नहीं जाएगा, 5 का भी नहीं जाएगा। क्या 7 का जाएगा? तो 7 दूनी 14 तो है भाई, इसके आगे नहीं जाएगा। तो किसका भाग जाएगा? तो अब 7 के बाद कौन सी अभाज्य संख्या आती है? 7 के बाद आता है अपना 11। क्या 11 का भाग जाएगा? तो देखना होगा हमें 11 का भाग जाएगा कि नहीं जाएगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं 11 का भाग देके 143 में, तो 11 कितना बचा यहाँ से? 3 और 3 33, और 33 3 बार में आता है। हाँ, तो यहाँ से 33 - 33 0, तो भाई 11 का भाग दिया 13 बार गया। तो सर हमें कैसे पता चलेगा? भाई भाग देके देखो, मुझे भी भाग देके ही पता चल रहा है, बस इस तरह भाग देते जाओ, 1 2 डिजिट में पता चल जाएगा कि भाग जाएगा कि नहीं जाएगा। और 2 3 और 5 का तो मैंने बता ही दिया कि यदि किसी संख्या के अंत में 0 2 4 6 और 8 आता है, तो इसका मतलब उस संख्या में 2 का भाग जाएगा। यदि किसी संख्या के सारे डिजिट को जोड़े और डिजिट का जो सम आया अपने पास, उसमें 3 का भाग जाए, तो उस संख्या में 3 का भाग जाएगा। और यदि किसी संख्या के अंत में 0 या 5 है, तो उस संख्या में 5 का भाग जाएगा। और बाकी के लिए तो बस देखो, है ना। तो यहाँ पे देख लिया 13 बार गया, और 13 का 13 में एक बार जाएगा। तो भाई ये अपने पास हो गया 5005 का अभाज्य गुणनखंड। तो यहाँ पे हम 5005 को क्या लिख देंगे? हम लिख देंगे 5 × 7 × 11 × 13, आराम से, है ना।
अच्छे से बात समझ में आ गई? आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल हम क्या कहता है? 7429। तो भाई इसका करते हैं अभाज्य गुणनखंड। 7429। अब इसमें 2 का तो नहीं जाएगा, सीधी सी बात है। 3 का भाग, तो 7 और 2 9, 9 और 4 13, 13 और 7 20, तो 3 का भी नहीं जाएगा, 5 का भी नहीं जाएगा। 7 का भाग, तो 7 का देख के देखते हैं, तो 7 एकम 7, फिर 4 आया तो 4 में जाएगा नहीं, तो 0। 42। अब 42 में देखो कितनी बार में जाता है? 7 पंजे 35, 7 6 42, पूरा पूरा जाएगा। फिर 9 में पूरा पूरा नहीं जाएगा। फिर हम आगे बात करते हैं 11 की, तो 11 का देख के देखते हैं। 7429 में, तो 11 का भाग जाएगा 6 बार में, 66, माइनस करेंगे तो भाई 4 में से तो 6 जाएगा नहीं, तो 14 में से 6 गया तो 8 बचेगा। और फिर यहाँ पे कितना बचेगा? 6 में से 6 गया तो 0, फिर आएगा 2, 82, यानी 7 बार दे देंगे यहाँ पे, 77 हो जाता है। तो यहाँ पे 12 में से 7 गया, तो 12 में से 7 गया तो 5 बचा, और 7 में से 7 गया तो 0। अब भाई इसमें भी पूरा पूरा भाग नहीं जा रहा है 11 का। तो आगे आगे भाई 13 का देख के देखते हैं कि भाई 13 का जाएगा कि नहीं जाएगा। तो 13 का भाग देगा 7429 में। तो 13 कम 13, 13 दूना 26, 13 39, 13 चौक 52, 13 5 65। तो माइनस करेंगे यहाँ पे, तो कितना बचेगा? 9 बचेगा। तो 9 यानी यहाँ पे आ गया 2 92, 13 5 65, 13 6 78, 13 7 91, 13 7 हो जाएगा 91, माइनस 19। इसमें भी पूरा पूरा नहीं गया भाई, ठीक है। 13 के बाद कौन सी अभाज्य संख्या आती है? 13 के बाद आती है सर 17। तो 17 का भाग देके देखते हैं। 17 का देखो 74 29 में, 17 दूना 34, 17 51, 7 चौक 68। तो अपन माइनस करेंगे, 4 और 2 गया तो 6 और 62। फिर क्या कहते हैं? 17 दूना 34, 37 51, तो 3 बार गया 51 आएगा। कितना बचेगा? 2 में से 1 गया तो 1, 6 में से 5 गया तो 1 और 19। 17 51, 7 चौक 68, 17 5 85, 17 6 102 और 17 7 119। भाई 7 बार में गया, यानी 17 का भाग गया 4437 बार, है ना। तो इस प्रकार हमें भाग देके देखना है। भाग देके देखेंगे तो आराम से अपने पास भाई आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब भाई आगे बात करते हैं 437 की। 437। अब 437 में भाग, अब 437 में देखते हैं 19 का भाग जाएगा क्या? 19 से कम 19, 19 दूना 38, तो 38 माइनस करेंगे तो यहाँ से 13 में से 8 गया तो 5 बचेगा, बिल्कुल। 3 में से 3 गया तो 0 और 7 का 7, 19 दूना 38, 19 दिया 57, तो 3 बार में जाएगा, यानी 19 का भाग यहाँ पे 23 बार और 23 का भाग 23 में 1 बार। तो इस प्रकार अपने पास भाई इसके अभाज्य गुणनखंड आ गए। और हम क्या लिख देंगे? इसके अभाज्य गुणनखंड क्या है गुणनफल के रूप में? 7429 के 17 गुना 19 गुना 23। तो यहाँ लिख देंगे 17 गुना 19 गुना 23। भाई इस प्रकार इस सवाल को हमने भी क्या कर लिया? सोल्व कर लिया। आगे बात समझ में? तो भाई बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, बस क्या है, आपको भाग देने आने चाहिए, और भाग सिर्फ अभाज्य संख्याओं के ही देने हैं, ये बात याद रखनी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल हमसे क्या कहता है? सवाल नंबर 2 है अपने पास। सवाल कहता है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। भाई सबसे पहले जो युग्म है उनके HCF और LCM निकालने हैं, ठीक है सर। ज्ञात कीजिए तथा जांच कीजिए कि जांच क्या करनी है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर है उनके HCF और LCM के। जैसा कि हमने पिछली क्लास में देखा था कि भाई ये होता है, एक फॉर्मूला है किन्हीं भी दो धनात्मक पूर्णांक A और B के लिए, ठीक है। अब इसकी हमें यहाँ पे जांच भी करनी है और हमें HCF और LCM भी निकालना है। तो इसमें अपना पहला सवाल है 26 और 91 के लिए। तो इसको हम सोल्व करते हैं। यहाँ पे हम कहेंगे कि भाई अपने पास एक तो है 26, इसका सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो 26 का तो अगर हम देखें तो डायरेक्ट ही हम लिख सकते हैं। यहाँ पे भाई 26 को हम क्या लिख सकते हैं? 13 गुना 2, ये हो गया 26 अपना, ठीक है। और अपना कौन है? 91 है सर। 91 को क्या लिखेंगे? 13 7 91, बस बात खत्म। यहाँ पे भाई अगर पहाड़े आते हैं ना तो इजीली इस तरह लिख सकते हैं। अब हम बात करते हैं HCF की। इसका HCF क्या होगा? तो HCF की बात करें 26, 91 के लिए,
तो भाई HCF क्या है कि जो उभयनिष्ठ संख्या है दोनों में या उभयनिष्ठ गुणनखंड उसकी न्यूनतम घात, तो उभयनिष्ठ हम देखते हैं 13 है और 13 की घात एक ही है दोनों में, तो यहां पे अपने पास हो जाएगा भाई 13। ये तो हो गया HCF। अब अगर हम बात करें LCM की, LCM 26 और 13 का, तो भाई हम क्या कहेंगे यहाँ पे कि भाई दोनों के अंदर जो उभयनिष्ठ है उसकी अधिकतम घात, तो अधिकतम घात भी यहाँ एक ही है भाई, ठीक है, और बाकी जो सारे हैं उनका गुणा कर दो इस तरह। आगे बात समझ में। अब इसका गुणा करते हैं तो 13 दूना 26, 26 गुना 7, तो 7 को 6 से गुना किया, 7 छंग 42 का 2 4 आ गया, 7 दूनी 14, 14 और 4 18, तो यहाँ पे लिख देंगे 182। आगे बात समझ में अच्छे से, हमने किस प्रकार इनको गुना किया भाई। अब हमें HCF और LCM तो निकाल लिया, हमें क्या करनी थी, हमें करनी है इनकी जांच। जांच क्या करनी है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणा LCM, तो हम लिख देते हैं भाई यहाँ पे जांच, और जांच में हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे HCF किस किस का 26,91 गुणा LCM किसका 26,91, यहाँ पे 91, ठीक है, LCM 26,91, ये बराबर है यहाँ पे किसके संख्याओं के गुणा, यानी 26 गुना 91 के। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि अपने पास जो HCF आया वो कितना आया, 13 आया, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 13 गुना LCM कितना आया 182, बराबर है 26 गुना 91, तो इन दोनों का गुणा करवा लेते हैं। तो भाई 26 गुना 91, तो 6 एकम 6 और 9 छगे 54, फिर 2 एकम 2 और 9 दूनी 18। भाई इस प्रकार इनका हमने क्या करा लिया, गुणा करा लिया। अब जोड़ लेते हैं तो 6 4 और 2 6, 8 और 5 13, 1 और 1 2, तो यहाँ पे इधर तो हो गया 23 66। अब इन दोनों को भी गुणा कराते हैं तो 13 का पहाड़ा, 13 दूना 26 का 6, फिर आ गया 2, 13 5 65, 13 6 78, 13 7 91 और 13 8 104, 104 और 2 106 हो जाएगा, 106 का 6 और 10 यहाँ लग गया इसके हासिल, 13 एकम 13, 13 और 10 23, तो हम यहाँ पे देखते हैं 23 66 बराबर है 23 66 के। इसका मतलब भाई इसकी जांच हो गई और ये क्या है, बिल्कुल सही है। आगे बात समझ में कि किस प्रकार हमने पहला सवाल किया और 26 और 91 का अभाज्य गुणनखंड करके HCF निकाला, LCM निकाला, फिर इसकी जांच भी कर ली। इसी प्रकार इसका दूसरा सवाल भी देखते हैं भाई, और सवाल करेंगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। 510 और 92 का, तो 510 और 92 में हम सबसे पहले इसका अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो हम यहाँ पे 510 में क्या देखते हैं कि भाई पीछे आ रहा है 0, तो किसका भाग जाएगा, 2 का भाग जाएगा। तो 2 का भाग दे देते हैं यहाँ पे, तो 2 का भाग देखो 5 में कितनी बार जाएगा, तो हम देखते हैं कि 5 में 2 बार जाएगा 4 आएगा, बिल्कुल, तो यहाँ 2 लिख देते हैं। अब देखो यहाँ पे 5 में से 4 गया, कितना बचा 1, अब इस 1 को यहाँ ला के रख दो 11। अब 11 में भाई 2 का भाग कितनी बार में, 5 बार में सर, तो यहाँ 5 लिख दो और यहाँ 10 लिख दो, कितना बचेगा 1। अब 1 के पास 0 आ जाएगा, यानी 10 हो गया, और 10 में 5 बार में जाएगा, तो यहां लिख देंगे 5। आगे बात समझ में। तो आपको थोड़ा जल्दी सोल्व करना हो ना, तो आप इस तरह से भी सोल्व कर सकते हैं ताकि गलत भी ना हो और जल्दी भी सोल्व हो जाए। आगे बात समझ में, आगे बात समझ में अच्छे से। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, आगे इसको सोल्व करते हैं। अब 2 5 5, तो भाई इसमें अंत में 5 आ रहा है, तो 2 का भाग तो नहीं जाएगा, तो किसका जाएगा देखते हैं। 5 और 5 10 और 2 12, जब इन संख्याओं का योग 12 हो रहा है और 12 में 3 का भाग जाता है, तो इसका मतलब इस संख्या में 3 का भाग जाएगा, बिल्कुल। तो 3 का भाग देंगे हम, यहाँ पे हम लिखेंगे 3, और 3 का भाग भाई 25 में, तो 25 में देंगे तो हम देखते हैं भाई 25 में देंगे तो 24 आता है, तो 25 में से 24 गया तो 1 कितनी बार में, 8 बार में, बिल्कुल। अब जो 1 है ना, इसके पास कौन आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 15। अब देखो 3 का भाग दो, 3 के भाग देंगे 5 बार में, तो 5 दिया 15, तो आ गया 85, बिल्कुल। अब 85 में किसका भाग जाएगा भाई, क्या 3 का जाएगा, 8 और 5 13 होता है, नहीं 5 का जाएगा। पीछे ही हमने देखा था 85 आया था और 17 5 85 होता है,
और 17 में 17 का भाग जाएगा। 17 एक अभाज्य संख्या है। तो इस तरह 510 का तो हमने अभाज्य गुणनखंड कर लिए। तो 510 का हम क्या लिख देंगे, 2 गुना 3 गुना 5 गुना 17। बिल्कुल। अब हम बात करते हैं 92 की। 92 पीछे कितने आ रहा है, 2 आ रहा है। इसका मतलब 92 में 2 का भाग जाएगा सर। तो देते हैं, तो 2 का भाग 9 में कितनी बार, तो हम देखते हैं भाई 4 बार जाएगा। 4 दूनी 8 होता है। बिल्कुल। तो यहाँ लिखा 9 माइनस कर देंगे 8 को, 1 बचेगा, आएगा 12, और 12 में 6 बार, तो ये आ गया 46। अब 46 में फिर से 2 का भाग चला जाएगा। तो 2 का भाग देते थे, 2 का 4 में 2 बार और 2 का 6 में 3 बार। इस प्रकार अपने पास आ गया 23। और 23 एक अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या का अभाज्य संख्या में भाग जाएगा, यानी 23 का 23 में 1 बार। इस प्रकार 92 का भी अभाज्य गुणनखंड हो गया। लिख देंगे भाई 92 का क्या हो गया, 2 गुना 23, है ना। या फिर इसको हम लिखें तो 2 की घात 2 गुना 23, इस प्रकार। ठीक है, अच्छे से बात समझ में आ गई है। अब हमें निकालने इनके HCF और LCM। तो यहाँ पे हम बात करते हैं सबसे पहले HCF 510 और 92 का। तो यहाँ पे हम क्या कहेंगे, न्यूनतम घात उभयनिष्ठ गुणनखंड की। तो यहाँ पे 2 की घात 2 है और यहाँ पे 2 की घात 1 है। तो उभयनिष्ठ गुणनखंड कौन है भाई, 2 है, और न्यूनतम घात है 2 की घात 1, यानी खुद 2। तो यहाँ पे ये 2 आ जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं इनके LCM की। तो LCM की बात करेंगे 510 और 92 में। तो हम यहाँ पे क्या कह देंगे भाई, हम कह देंगे कि सर अधिकतम उभयनिष्ठ गुणनखंड की अधिकतम घात 2 की घात 2 है, और बाकी की जो संख्या है वो गुणा में आ जाएगी। यहाँ से 3 गुणा 5 गुणा 17 गुणा 23, और जब इन सभी संख्याओं को गुणा करेंगे तो अपना क्या आ जाएगा, LCM आ जाएगा। तो सभी संख्याओं को गुणा करने पर आएगा 23,460। आ गई बात समझ में, ये अपना LCM आ जाएगा 23,460, और HCF आ गया अपने पास 2। अब हमें क्या करनी है, जांच। तो जांच करने के लिए हम क्या करेंगे, जांच के लिए हम कहेंगे भाई जो HCF है किसका, 510 92 का, गुणा जो LCM है किसका, 510 92 का, वो भाई बराबर हो जाएगा दोनों संख्याओं के। दोनों संख्या कौन सी है, 510 और 92 का गुणा 92। तो यहां से देखते हैं जो HCF है वो तो अपना कितना है, 2 है। हाँ, तो 2 लिख देंगे। LCM कितना आया, 23,460। तो हम देखते हैं 23,460 आया। अब इनको दोनों को गुणा करवाते हैं। तो 2 का 0, 6 दूनी 12 का 2, 1, 4 दूनी 8 और 1 9। 3 को, अब इस 3 को 2 से गुणा कराया तो 6, और 2 को 2 से कराया तो 4। तो हम देखते हैं 46,920 आता है। इसी प्रकार जब हम इन दोनों संख्याओं को गुणा कराएंगे तो अपने पास 46,920 आ जाएगा। तो देखो 46,920, यहाँ पे भी 46,920, दोनों आ गए बराबर। तो यानी ये हमारी जांच भी हो गई। इसी प्रकार का इसका अगला सवाल है, उसको करते हैं, चीजें और अच्छे से क्लियर हो जाएगी। 336 और 54। तो यहाँ पे हम बात करते हैं सबसे पहले 336 की। भाई इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे, और 336 में पीछे 6 आ रहा है तो किसका भाग जाएगा, 2 का भाग जाएगा। बिल्कुल सही बात है। तो 2 का भाग दे देते हैं यहाँ पे। अब 2 का भाग देंगे तो 2 का भाग 3 में देंगे। तो इस प्रकार कर सकते हैं कि 2 का भाग 1 बार गया तो 2 आया, 1 बचेगा, कितना आ जाएगा, 13। अब भाई 13 में 6 बार, बिल्कुल, यहाँ 6 लिख दो, यहाँ 12, 13 माइनस 12 1, फिर 16, और यहाँ से हो जाएगा 8 दूनी 16। तो बस 168 बार। अब 168 में 2 किसका जाएगा, तो हम देखते हैं यहाँ पे सर 2 का ही जाएगा। बिल्कुल, तो 2 का भाग दे देते हैं यहाँ पे। अब 2 का भाग 16 में तो डायरेक्ट दे सकते हैं यहाँ से, तो दे सकते हैं सर 8 बार जाएगा, और 8 में 4 बार। क्या वापस 2 का भाग जा रहा है, जी सर। तो 2 का भाग दे देते हैं भाई। 2 का भाग 8 में डायरेक्ट दे सकते हैं क्या, यस सर, 4 बार, और 4 में 2 बार, बिल्कुल 42। अब 42 में 2 का भाग दे देते हैं फिर से। तो यहां से 4 में देखते हैं तो कितनी बार जाएगा, तो 4 में सर 2 बार, और 2 में 1 बार, 21 आ गया। 21 में कितनी बार जाएगा सर, 3 बार जाएगा। तो 3 बार दे देते हैं यहाँ से 21 में। तो 7 या 21, 3 का भाग गया, और 7 का 7 में
एक बार, बिल्कुल। तो यहां से 336 का अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा, है ना। तो 336 को हम क्या लिख देंगे, 1 2 3 4, तो 4 बार है तो 2 की घात तो आ गया 4 गुना 3 गुना 7, ये हमारा हो गया 336 का। अब हमें बात करनी है 54 पे, तो हम यहाँ लिखते हैं अपना 54, इसमें हम किसका भाग देंगे, सबसे पहले 2 का भाग देंगे। तो 2 का भाग 5 में कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा, बिल्कुल। तो यहाँ लिख देंगे 2, फिर बचेगा 1 और 14, 14 में 7 बार, बिल्कुल। तो यहाँ आ जाएगा 27। अब 27 में 3 का भाग जाएगा, कितनी बार, 9 बार, 9 तिया 27 होता है, हाँ। तो यहाँ हमने दे दिया 9 बार गया, फिर 3 का भाग 9 में 3 बार, फिर 3 का भाग 3 में 1 बार गया। तो यहाँ पे हम देखते हैं 54 का अभाज्य गुणनखंड आ गया अपने पास। इसको भी हम लिख देते हैं यहाँ पे, क्या लिखेंगे भाई, 2 तो 1 बार है, गुणा 3 कितनी बार है, 3 की घात 3 बार है, बिल्कुल। ये अपने पास हो गया भाई 54 और 336 का अभाज्य गुणनखंड। अब हमें निकालना है इससे HCF और LCM। तो यहां से HCF और LCM निकालना तो बड़ा ही आसान सा काम है। HCF 336 और 54 का HCF में हम क्या कहेंगे भाई, दोनों में जो उभयनिष्ठ गुणनखंड है उनकी न्यूनतम घात, यानी कम से कम घात। अब न्यूनतम में हम सबसे पहले 2 को देखते हैं, उभयनिष्ठ है, 2 की न्यूनतम है 2 की घात 1, तो यहां पे हम ले लेंगे 2 गुणा, और 3 भी दोनों में उभयनिष्ठ है, हाँ, तो 3 की न्यूनतम घात यानी कम से कम घात 1 है, 3 की घात 1 है ना, तो 3 और 3 दूनी 6, तो यहाँ पे आ गया 3 गुणा 2 6। HCF कितना हो गया 6। अब हम बात करेंगे LCM की, तो इसके LCM 336 और 54 का कितना हो जाएगा, उभयनिष्ठ की अधिकतम घात 2 की घात 4 आ जाएगा, बिल्कुल 2 की घात 4 आ जाएगा, गुणा 3 की घात 3 यानी 9 आ जाएगा, नहीं 27, 3 की घात 3 27, गुना यहाँ पे कितना है 7, तो 7 आ जाएगा। अब यहाँ पे हम देखते हैं 2 की घात 4 कितना होता है अपना 16 गुना 27 गुना 7, तो भाई ये अपने गुणा कितना हो जाएगा, जब हम इन सभी को गुणा करेंगे तो अपने पास आ जाएगा 3024। अब अपना LCM आ गया 3024, HCF आ गया 6, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, जांच। अब भाई जांच करके देखते हैं, जांच क्या करेंगे, जांच करेंगे भाई जो HCF है 336 और 54 का गुणा LCM है 336 और 54 का, वो बराबर है 336 गुना 54 के, ठीक है। इस प्रकार हमें बस इनका गुणा करके देखना है। तो जब हम इनका गुणा करते हैं तो हम देखते हैं भाई 6 को 3024 से गुणा कराएंगे तो 18,144 आएगा। इसी प्रकार 336 को 54 से गुणा कराएंगे तो 18,144 आएगा, यानी दोनों का गुणा बिल्कुल बराबर है। तो यहाँ पे हो गई भाई इसकी जांच। आ गई बात समझ में कि किस प्रकार हमें अभाज्य गुणनखंड करके उनके HCF और LCM निकालने और जांच करनी है। HCF और LCM का गुणा बराबर होना चाहिए दोनों संख्याओं के गुणा के, तो जो यहाँ पे हमारे बिल्कुल बराबर आ रहा है। तो इसी के साथ अब हम बढ़ते हैं अपने अगले सवाल पे। हमारा अगला सवाल हमसे क्या कहता है, सवाल नंबर है अपना 3, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांक को HCF और LCM ज्ञात कीजिए। अब हमने को 3 दे रखे हैं संख्याएं, पीछे हमारे पास 2 संख्याएं थी, इस बार हमारे पास 3 संख्याएं, तो टेंशन की कोई बात नहीं है भाई, आराम से सवाल कर लेंगे। तो यहाँ पे 3 संख्याओं की बात करते हैं, तो सबसे पहले 12 का अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। 12 का तो बड़ा ही आसान है ना, 2 का भाग जाएगा कितनी बार, 6 बार। अब 6 में 3 का भाग दे दो, 3 का दे दो चाहे 2 का दे दो, 2 का 2 में 1 बार। तो यहां से 12 को क्या लिख देंगे, 2 कितनी बार है, 2 बार है, तो 2 की घात 2 गुणा 3, ये हमारा हो गया 12। इसी प्रकार हम 15 की बात करेंगे, तो 15 में पहले 3 का जाएगा, तो 5 दिया 15, 5 बार, 5 एकम 5, तो 15 को हम क्या लिख देंगे, 3 गुना 5। और इसी प्रकार 21 का जाएगा, तो हम किसका भाग देंगे, 3 का, तो 3 का भाग 21 में 7 बार, तो यहाँ आ जाएगा 7, और 7 का 7 में 1 बार, तो 21 को हम क्या लिख देंगे, 3 गुना 7, ठीक है। अब हमें देखना है इनका HCF और LCM, जो कि बड़ा ही आसान है। यहाँ पे अगर हम बात करें HCF की, 12, 15 और अपना 21 का, तो यहाँ पे हम क्या कहेंगे, न्यूनतम उभयनिष्ठ। तो न्यूनतम उभयनिष्ठ देखते हैं, सबसे पहले तो 3 है जो इन सब में क्या उभयनिष्ठ है और इसकी घात 1 ही है,
तो इसका मतलब यहाँ पे हो जाएगा भाई 3। बिल्कुल। अब हम बात करते हैं अगर एलसीएम की, 12, 15 और 21 के एलसीएम की अगर हम बात करें तो यहाँ पे सबसे पहले तो अधिकतम घात है 2 की घात 2 यानी 4 गुना 3 है गुना 5 है गुना 7 है। तो भाई इन सभी को कराना है अपने को गुणा। बड़ा आसान सा गुणा है, 4 तिया 12 गुणा 5 गुणा 7 और 12 को 5 से किया तो 12 पंजे 60 होता है, 60 गुणा 7 और यहां से 7 को 6 से करेंगे तो 420 आ जाएगा। आगे बात समझ में। तो अगला सवाल क्या कहता है, 17, 23 और 29। अब अगर ध्यान से देखें तो 17 एक अभाज्य संख्या है तो 17 को 1 गुना 17 ही लिखेंगे। 23 भी एक अभाज्य संख्या है तो 1 गुना 23 लिखेंगे और 29 भी एक अभाज्य संख्या है तो 1 गुना 29 लिख देंगे। तो भाई इनमें उभयनिष्ठ क्या है, 1 है। देखा जाए तो इस तरह हम इनको लिख सकते हैं 1 गुना 17, 1 गुना 23, 1 गुना 29। आपको ये बात ध्यान रखनी है, जब किन्हीं 2 या 3 संख्याओं में कोई भी संख्या उभयनिष्ठ नहीं आ रही हो तब उनका HCF 1 होता है, 1 होता है। तो यहाँ पे अगर मैं HCF की बात करूं इनकी 17, 23 और 29 की, तो इनका HCF क्या हो जाएगा, इनका HCF हो जाएगा 1। और अगर मैं LCM की बात करूं 17, 23 और 29 की, तो इनका LCM हो जाएगा इनका गुणा, कौन, 17 गुणा 23 गुणा 29। भाई इन तीनों को गुणा कराएंगे तो गुणा कराने पर जो आंसर आएगा वही हो जाएगा। तो यहाँ पे हम गुणा करवाते हैं, 29 को गुणा करवाएंगे 23 से तो देखते हैं 9 तिया 27 का 7 2, 3 दूनी 6, 6 और 2 8, 9 दूनी 18, फिर 1 2 दूनी 4 और 1 5। तो यहाँ पे देखते हैं 7 8 और 8 16, 16 का हो जाएगा 6, फिर यहाँ 1 5 और 1 6। अब अपने पास जो संख्या आई इसको 17 से गुणा करवा देंगे। तो 17 से करवाते हैं तो 7 7 49, 7 6 42, 42 और 4, 42 और 4 हो गया अपना 46 का 6 4, 7 6 42, 42 और 4, 42 और 4 वही 46 हो जाएगा अपना। फिर 7 एकम 7, 6 एकम 6 और 6 जोड़ते हैं 9, 6 और 6 12 और 1 13 का 3, 1 6 और 6 12 और 1 13 का 3, फिर 6 और 4 10 और 1 11। तो अपना हो गया 11,339। ये इनका हो गया LCM। आगे बात समझ में अच्छे से। तो अपना सवाल है 8, 9 और 25 का HCF और LCM ज्ञात करना। तो यहाँ पे हम जब 8 का ज्ञात करेंगे तो इस प्रकार अभाज्य गुणनखंड करेंगे। पहले तो 2 का 8 में 4 बार, फिर 2 का 4 में 2 बार, फिर 2 का 2 में 1 बार। तो 8 को हम क्या लिख देंगे भाई, 2 गुणा 2 गुणा 2 यानी 2 की घात 3। ठीक है। इसी प्रकार अगर हमें 9 का करना है तो 9 में सीधी सी बात है 3 का भाग जाएगा, 3 का 3 बार जाएगा, फिर 3 का 3 में 1 बार। तो 9 को हम क्या लिख देंगे, 3 गुणा 3 यानी 3 का घात 2, 3 का स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पे 25 है तो हमें पता है 25 को हम लिख सकते हैं 5 गुणा 5। तो 25 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा, 5 का 25 में 5 बार, फिर 5 का 5 में 1 बार। तो यहाँ पे 25 का लिख दूंगा 5 गुणा 5 यानी 5 का स्क्वायर। अब हम बात करते हैं इनके HCF की। तो इनका HCF क्या हो जाएगा भाई, HCF 8, 9 और 25 का। क्या भाई HCF होता है उभयनिष्ठ गुणनखंड की न्यूनतम घात। तो पहले तो देखो कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड या उभयनिष्ठ संख्या है क्या, नहीं है सर। इन तीनों में ऐसी कोई भी संख्या नहीं है जो उभयनिष्ठ हो। तो जब कोई भी संख्या उभयनिष्ठ नहीं होती है तब उसका HCF 1 हो जाता है। तो यानी यहां पर इसका HCF हो जाएगा 1। अब हम बात करते हैं LCM की। LCM 8, 9 और 25 का। तो 8, 9 और 25 का LCM क्या होगा कि भाई जो यहाँ पे संख्या है उनका गुणा हो जाएगा, यानी 8 गुणा 9 गुणा 25। तो जब 25 को 8 से गुणा किया तो 25 8 200, तो ये हो जाएगा 200 गुणा 9 और 9 दूनी 18, तो 1800। तो इनका LCM 1800 आ गया और HCF 1 आ गया। आगे बात समझ में। अब देखते हैं अपना अगला सवाल हमसे क्या कहता है। सवाल नंबर है 4, कुछ नया सिखाएगा हमें। सवाल कह रहा है HCF है 306 और 657 का 9, तो LCM ज्ञात करो। भाई हमें HCF दे रखा है, LCM ज्ञात करना है। तो तुम कहोगे सर LCM तो अभाज्य गुणनखंड करके निकाल लेते हैं। नहीं, ऐसे नहीं निकालना है। हमारे पास सूत्र है, उस सूत्र का उपयोग करेंगे, आसानी से आंसर आ जाएगा। कैसे,
हम कहते हैं कि दो संख्याओं का गुणा, दो संख्याओं का गुणा, ठीक है, क्या होता है, बराबर होता है उनके HCF गुणा LCM के। बिल्कुल, इन दोनों के क्या होता है, बराबर होता है। अब यहाँ पे हमें संख्याएं कौन कौन सी दे रखी है, 306 और 657। तो हम भाई प्यार से लिख देते हैं 306 गुना 657, ठीक है, ये हमने लिख दिया। ठीक है सर, अब ये इनके HCF और LCM के बराबर है। HCF कितना दे रखा है, ध्यान से देखो, 9 दे रखा है। हाँ, तो हम यहाँ पे 9 लिख देंगे। हम लिख देंगे भाई इनका HCF 9 दे रखा है, हमें तो LCM निकालना है। बिल्कुल, अब ये जो 9 गुणा में है, इधर आएगा तो भाग में, तो भाग में कर दो। तो हम यहाँ पे बात करेंगे तो 306 गुणा 657, यहाँ से भाग जाएगा 9 का, बराबर है LCM। अब 9 का भाग दे देते हैं 657, कितनी बार जाएगा, तो देखो 65 में अगर हम देखें तो 9 7 63 होता है। कितना होता है, 63, 63। तो यहाँ से 65 में से 63 गया तो 2 बचेगा, पीछे कितना, 7, तो यहाँ पे आ जाएगा 7। 9 का 27 में 3 बार में 9 तिया 27 होता है, तो 3 बार में चला जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा 27, 27 माइनस 27 0। तो भाई आ गया अपने पास 73। अब 306 को हमें बस गुणा कराना है 73 से, जो बराबर है LCM के। चलिए जल्दी से गुणा करवा देते हैं, अपने पास आंसर आ जाएगा इसका कि भाई इसका LCM क्या है। तो यहाँ पे हम बात करते हैं 306 गुणा 73 की। तो 6 तिया 18 का 8, 1 जाएगा तो 1 यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि 3 को 0 से गुणा करेंगे तो 0, 0 प्लस 1 1 होता है। 3 3 की 9 गुणा यहाँ पे 7 छंग 42 का 2 आएगा, फिर यहाँ 4 जाएगा, तो 7 को 0 से गुणा कराएंगे तो 0, 0 प्लस 4 4 होता है। तो यहाँ पे आ जाएगा 4 और 7 या 21। अब यहाँ पे 8, 2 और 1 3, 9 और 4 13 को 3, हासिल की 1, 1 और 1 2, 2, 22,338। ये अपना क्या आ गया, LCM। तो यहाँ पे हम LCM लिख देंगे भाई, जो अपना LCM आया वो आया 22,338। ठीक है, आगे बात समझ में अच्छे से कि ये अपना क्या आ गया, LCM आ गया, क्या आ गया, 22,338। इस प्रकार हम इसको लिख देंगे। तो अच्छे से सवाल समझ में आ गया। चौथा बड़ा ही आसान सवाल था, बस हमें इस फॉर्मूले का क्या करना था, यूज करना था। ठीक है, अगले सवाल पे चलते हैं। अपना 5वां सवाल हमसे क्या कहता है, 5वां कहता है जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की घात n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है क्या। तो मैंने पहले आपको बताया था कि भाई कोई भी संख्या 0 पे कब समाप्त होती है, जब वो 2 और 5 का गुणज हो, यानी उस संख्या के अगर हम गुणनफल लिखे, अभाज्य गुणनखंड या अभाज्य गुणनफल लिखे, तो उसमें 2 और 5 आना ही आना चाहिए। उदाहरण के लिए जैसे मैं आपसे बात करूं तो जैसे कि 160 है। अब 160 का अगर हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो 2 का भाग जाएगा 8 और 0, फिर 2 का भाग जाएगा तो हम देखते हैं 40 बार, फिर 2 का भाग जाएगा तो 20 बार, फिर 2 का भाग जाएगा तो 10 बार, फिर 2 का भाग जाएगा तो 5 बार, और लास्ट में देखो 5 का भाग गया ही गया। अगर 0 आ रहा है तो 5 और 2 तो पक्का ही आएगा ही आएगा। बिना 5 और 2 के गुणनफल के 0 नहीं आ सकता, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे हम क्या कह देंगे, तो यहाँ पे हम कह देते हैं कि भाई किसी भी संख्या को समाप्त 0 से होने के लिए उसके अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 होना आवश्यक है। तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा कि किसी भी संख्या के 0 पर समाप्त होने के लिए उनका 2 व 5 अभाज्य गुणनखंड होना जरूरी है। होने के लिए उस संख्या में 2 व 5 अभाज्य गुणनखंड होना जरूरी है। होना क्या है, जरूरी है। तो अब जब हम देखते हैं 6 को, ठीक है, 6 की घात n की बात करते हैं, तो 6 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 3 की घात n।
और इसमें हम क्या देखते हैं कि अपने पास 5 नहीं है, यानी इस संख्या में 5 नहीं है, सिर्फ 2 है। तो हम क्या लिख देंगे, अतः 6 की घात n के अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य गुणनखंड में हम क्या देखते हैं, सिर्फ 2 और 3 है, 5 नहीं है। और 5 नहीं है तो इसका मतलब ये 0 पे समाप्त नहीं होगा। तो 6 की घात n के अभाज्य गुणनखंड में केवल 2 है, 5 नहीं है, 5 नहीं है। इसलिए संख्या 6 की घात n 0 पर समाप्त नहीं होगी। आगे बात समझ में? क्यों नहीं होगी? क्योंकि भाई इसमें 2 तो है लेकिन 5 नहीं है। अगर 2 और 5 दोनों होते तो ये जरूर 0 पर समाप्त होती। अब आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल हमसे क्या कहता है, भाज्य संख्या है। हमें ये सिद्ध करना है कि ये संख्या भाज्य संख्या है। तो भाज्य संख्याएं क्या होती है? मैंने आपको बताया था अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या। भाई अभाज्य संख्या क्या होती है? अभाज्य संख्या भाई वह संख्या है जिसमें एक और खुद, है ना, एक और खुद के अलावा किसी और का भाग नहीं जाता हो। उदाहरण के लिए 13, 17, 19। यानी अगर हम 17 को लिखते हैं तो हम क्या लिखते हैं, 1 गुणा 17 ही लिख सकते हैं। तो यानी अगर उनका गुणनफल यानी अभाज्य गुणनफल के रूप में भी लिखे, है ना, गुणनखंड लिखे, तो 1 और 17 वो खुद होगा 17 के लिए। अगर हम 23 के लिए बात करें तो 23 के लिए क्या होगा, 1 और 23 खुद होगा। लेकिन अगर हम भाज्य संख्याओं की बात करें तो भाज्य संख्याएं क्या होती है, इस प्रकार की संख्या होती है जिसमें एक और खुद के अलावा और भी संख्याओं के भाग जाते हो। उदाहरण के लिए 12 की बात करते हैं तो 12 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 गुणा 3 लिख सकते हैं। 4 को हम 2 गुणा 3 लिख दें, तो भाई हम 12 को 1 और 12 के गुणा के अलावा देखो 2 गुणा 3 के रूप में लिख सकते हैं। यानी जिसके खुद और एक के अलावा दूसरे भी गुणनखंड हो। आगे बात समझे, दूसरी संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकती हो, वह संख्याएं भाज्य संख्याएं होती है। और जो संख्याएं सिर्फ खुद और एक के गुणनफल के रूप में लिखी जा सकती है वह अभाज्य संख्याएं, यानी किसी और का भाग जाएगा ही नहीं। सीधी सी बात है। तो यहां पे हमें क्या देखना है कि भाई इन संख्याओं में उस संख्या के अलावा उसके दूसरे भी क्या हो, भाई इस प्रकार गुणनखंड हो, तो अपने आप वो संख्या भाज्य संख्या हो जाएगी। देखो किस प्रकार हम बात करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13 की, तो यहाँ पे सबसे पहले तो देखो दोनों में 13 कॉमन आ रहे हैं। हाँ, तो 13 को तो हम सबसे पहले यहाँ पे बाहर ले लेंगे कॉमन। तो यहाँ बचा 7 गुना 11 प्लस 1, इस प्रकार बचा। ठीक है, 7 गुना 11 77 होता है, 77 प्लस 1 तो 13 गुना 77 प्लस 1 78। अब देखो ये जो संख्या है इसमें इसका एक 13 है, गुणा 78 का भी अगर हम यहाँ गुणनखंड करते हैं अभाज्य गुणनखंड तो कितना हो जाएगा, 2 का 7 में तो 3 बार, 16 में 6 बार, फिर 2 का 36 में 18 बार, फिर 2 का 18 में देंगे तो 2 का 18 में जाएगा 9 बार। हाँ, तो 9 का 3 में 3 बार और 3 का 3 में 1 बार। तो यहाँ से अपने पास 2 कितने आ गए, 2 अपने पास आ गए 2 की घात 3 और 3 की घात 2। अब यहाँ पे देखो इस संख्या, ये जो संख्या है ना, इस संख्या को हम यहाँ पे 13 गुणा 2 की घात 3 गुणा 3 की घात 2, यानी खुद और एक के अलावा दूसरे भी इसके क्या गुणनखंड है। तो इस कारण से ये संख्या क्या हो गई, भाज्य संख्या हो गई। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे कि भाई इस संख्या के स्वयं व एक के अलावा और भी गुणनखंड है, और भी गुणनखंड है। अतः इस कारण यह संख्या क्या है, भाज्य संख्या। अतः इस कारण यह संख्या भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या
है। आगे बात समझ में अच्छे से, इस कारण से ये भाज्य संख्या है। इसी प्रकार अगर हम बात करें इस संख्या की, भाई संख्या हमने को दे रखी है 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस प्लस में अपने पास है 5। तो यहाँ पे सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, 5 को कॉमन ले लेंगे, बाहर ले लेंगे। तो जैसे ही हम 5 को बाहर लेंगे, अंदर बचेगा 7 गुणा 6 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 प्लस यहाँ पे आ जाएगा 1, है ना। 5 नहीं बचेगा, यहाँ तो 1 ही बचेगा। क्यों? क्योंकि हमने 5 को भाई बाहर ले लिया, इस वजह से। तो 5 को बाहर ले लिया तो 1 बचेगा। अब यहाँ पे हम देखते हैं 5 3 दूनी 6, ठीक है, 6 चौके 24। तो यहाँ पे हो गया 3 दूनी 6 6 चौके 24 और 24 को 6 से गुणा कराएंगे, 24 पंजे 120 24 छक्के 144। तो यहाँ पे 144 गुना 7, तो 7 चौक 28 का 8, 7 चौक 28 और 2 28 और 2 30 का 0 3 7 एकम 7 और 3 10, तो 1008। तो यहाँ हो गया 1008 प्लस 1, तो यहाँ पे हो जाएगा 5 गुणा 1009। अब यहाँ पे भी देखो इस संख्या के 5 और 1009 दो क्या है, गुणनखंड है। तो इसका मतलब इसमें भी हम क्या लिख देंगे, इस संख्या के स्वयं व एक के अलावा और भी गुणनखंड है, अतः इस कारण यह संख्या भाज्य संख्या है। बस इतना आसान सा सवाल है कि भाई इसको सोल्व करना है और हमें यह बताना है इसके एक और स्वयं के अलावा दूसरे गुणनखंड है, और दूसरे गुणनखंड होने के कारण यह संख्या भाज्य हो गई। क्यों? क्योंकि अभाज्य संख्याओं के एक और स्वयं के अलावा और कोई गुणनखंड नहीं होता है। बिल्कुल। अब बढ़ते हैं अगले सवाल पे, जो कि अपना है इस प्रश्नावली का आखिरी अंतिम सवाल। वो हमसे क्या कहता है? सवाल कहता है कि किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। अब कोई खेल का मैदान है, उसमें उसके चारों ओर एक वृत्ताकार इस प्रकार का पथ है, ठीक है भाई, मैंने कह दिया इस प्रकार का एक वृत्ताकार पथ है, वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, ठीक है। अब भाई यहाँ पे सोनिया है, कोई यहाँ पे सोनिया है, ये अपनी सोनिया है, इसको मैं ऐसे लिख दूं, सोनिया को इस पूरा चक्कर लगाने में 18 मिनट लगते हैं। यानी ये यहां से जाके यहाँ आएगी तो ये 18 मिनट लेगी, ठीक है। फिर कहता है जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगता है। अब अपने यहाँ पे एक रवि और है, ये रवि है, ये अगर इसका चक्कर लगा के आता है ना तो इसको 12 मिनट ही लगते हैं, ठीक है भाई, 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए, अब क्या कह रहा है सवाल, कि वे दोनों एक ही स्थान पर और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं। यानी अब ये दोनों यहीं से, मैंने कहा भाई दोनों यहाँ पे आके खड़े हुए और यहां से दोनों ने क्या किया, चलना प्रारंभ किया कि भाई चलते हैं, इसके चक्कर लगाते हैं। तो रवि कितनी देर में लगाएगा, 12 मिनट में, और सोनिया 18 मिनट में। एक ही दिशा में चलता है तो कितने समय बाद वह पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। अब हमें यह बताना है कि ये दोनों चल रहे हैं, चक्कर निकाल रहे हैं, तो भाई दोनों को तो अलग अलग टाइम लग रहा है ना। भाई ये 12 मिनट में एक चक्कर लगाएगा, तब तक सोनिया लगभग 12 मिनट में मान लो वो यहीं कहीं पहुंचेगी, भाई पूरा चक्कर नहीं होगा। आई बात समझ में? तो कितने समय बाद वो एक दूसरे से पुनः यहाँ पे मिलेंगे, हमें ये बताना है, ठीक है। तो इसके लिए हम करेंगे भाई एलसीएम। और सवाल कैसे सोल्व करेंगे, तो पहले हम यहाँ पे लिखेंगे, हम लिखेंगे कि भाई सोनिया द्वारा एक चक्कर लगाने में लिया गया समय, सोनिया द्वारा एक चक्कर लगाने में लिया गया समय, भाई कितना समय लिया गया, तो समय लिया गया 18 मिनट, ठीक है, 18 मिनट समय लिया गया। इसी प्रकार रवि द्वारा कितना समय लिया गया, तो रवि द्वारा एक चक्कर लगाने में, भाई इस तरह लिखना भी जरूरी है ना, एक चक्कर लगाने में लिया गया समय, भाई कितना समय लिया गया, तो हम देखते हैं भाई रवि ने लिया 12 मिनट, है ना, सोनिया ने लिया 18 मिनट और रवि ने लिया 12 मिनट। अब सवाल ने हमें कहा है कि भाई कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, तो हम लिखते हैं कितने समय बाद प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, तो कितने समय बाद
पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो उसके लिए हमें क्या लेना है भाई, दोनों का लेंगे HCF। तो यहाँ पे देखो 18 को लिखते हैं, तो 18 को क्या लिखेंगे, हम देखते हैं 18 का अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा। यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो 2 का जाएगा 9 में, फिर 3 का 3 बार, 3 का 3 में 1 बार। तो इस तरह हम इसको लिख देंगे 2 गुणा 3 की घात 2। इसी प्रकार और कौन है 12, तो 12 को क्या लिखेंगे 2 की घात 2, 4 गुणा यहाँ पे लिख देंगे भाई 3, ये 3। ठीक है, अब इन दोनों का लेना है LCM। LCM लेंगे किसका, 18 और 12 का। LCM क्या करते हैं, अधिकतम घात। अधिकतम घात देखो 2 की अधिकतम घात 2 है, 3 की अधिकतम घात 2 है, तो 2 की अधिकतम घात 2 होगी, 4 गुणा 3 की अधिकतम घात हो गई 9, और 9 चौके 36, यानी दोनों 36 मिनट बाद पुनः मिलेंगे। तो हम यहाँ पे लिख देंगे इस बात को कि सोनिया और रवि पुनः 36 मिनट बाद प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। भाई आगे बात समझ में। तो यहाँ पे इस सवाल के साथ प्रश्नावली 1.1 होती है खत्म। अब हम मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।